Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, last time we studied about the parts of the cell, and today we are going to start our next topic, that is the structure of nucleus. बेटा आपको पता है अपने लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस लिविंग कंडीशन में अवेलेबल है देन वी से इट इज ए लिविंग सेल। अगर किसी में न्यूक्लियस नहीं है मींस इट इज नॉट ए लिविंग सेल, इट इज डेड सेल। ध्यान से देखना, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में एक बात ध्यान से सुनना, इट कंटेन समथिंग। यहां पर पहले हम बता रहे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इससे पहले हमने दो बातें बताई थी। फर्स्ट वन, आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आरबीसी ऑफ मेमल, ह्यूमन बीइंग इज ए मेमल। उसमें क्या होता है, नो न्यूक्लियस इन द सेल, बट it is known as living cell. It is known as living cell. Please remember, these are very interesting facts. एक और बात बता रहे हैं हम आपको, in the muscles cell, लास्ट टाइम का मैटर रिपीट कर रहा हूं मैं, in the muscle cells more than one nucleus are present in a cell is called, ओके, दैट इज, मतलब कि मसल सेल्स के अंदर एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे। ये दूसरी बात याद रहेगी। और सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उनको बोलते हम इन्यूक्लिएटेड सेल्स। अब हमारी बात सुनना, ये तो मैंने लास्ट टाइम का रिपीट किया है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सिंपल जो न्यूक्लियस होता है उसमें सबसे बाहर की तरफ मिलेगा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, अलग से बड़ा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। और सेकंड नंबर होगा आपके पास, that is nucleoplasm, nucleoplasm। और थर्ड नंबर होगा न्यूक्लियोलिस। न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंड स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलिस। इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। और नेक्स्ट नंबर, लास्ट फोर्थ, दैट इज द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से देखिए, वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा कुछ डायग्राम से हम बताना चाह रहे हैं।
सपोज ये आपकी सेल है और इसकी ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद यहां से न्यूक्लियर रीजन शुरू होता है। इसके बीच में जो लिक्विड होगा ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसके अंदर बहुत सारे लिविंग पार्ट्स अवेलेबल होंगे, उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं बेटा इस मिड सेंटर पोर्शन की, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नेम होता है न्यूक्लियर, N for न्यूक्लियर और M for मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई? Nucleus is separated from cytoplasm by a double membrane layer known as nuclear membrane। देखो ये ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी डबल लेयर होती है, और इधर जो आपके पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल लेयर होती है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस को अलग करने का काम कौन करेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये अंदर का न्यूक्लियर रीजन होगा और बाहर का साइटोप्लाज्मिक रीजन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है, और इसके अंदर यहाँ पर साइड पर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, पोर मींस होल्स होते हैं, छेद होते हैं जो आगे अगर एक नेम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ट्यूब जैसी पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से कनेक्टेड होकर के और सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होती है। तभी तो बाहर के सबस्टेंस अंदर जाते हैं और अंदर के सबस्टेंस बाहर चले जाते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और यहाँ से ध्यान रखना इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसके बाद सुनिए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम बात करें। इट इज ए डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ तो जेली लाइक सब्सटेंस था, इसको हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया, और इसके अंदर डेंस फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के हम बात करें तब वो बनता है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सेल में से न्यूक्लियस वाले पोर्शन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ लिक्विड जो होता है जेली लाइक, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद इसमें भी एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस जैसी, और उसका नेम होता है न्यूक्लियोलस। दैट इज द न्यूक्लियोलस। ओके, और अब आगे देखिए बेटा, न्यूक्लियोलस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है इन द न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई? एम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उनका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर पोर से जुड़ता है। उसी से बाहर के सबस्टेंस अंदर आते हैं, अंदर के सबस्टेंस बाहर जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और उसके बाद सुनिए आप नेक्स्ट नंबर, दैट इज अबाउट द क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं पूरी बात। ये बात यहाँ से लेकर के आपके आगे अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें 12th लेवल, आगे ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन तक ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके हर क्लास के अंदर। एक्चुअल में होता क्या है सुनिए आप। आई एम टेलिंग यू अबाउट द क्रोमोसोम्स। नॉर्मल कंडीशन में सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है
जो सिंपल कंडीशन में बेटा नेट बना के रखता है। जब क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर के नेट जैसा अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटीन। ओके, आपको पता है सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है और 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बढ़ती जाती है। तो जब कभी भी सेल डिवीजन होना होता है तब ये क्रोमेटीन नेट डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्रोमोसोम की एक स्ट्रक्चर क्या होती है हम बता रहे, ध्यान से देखना। क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, पढ़ा होगा आपने। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब एक क्रोमोसोम का मतलब इसका एक, जैसे सपोज करो आपके पास दो इक्वल लेंथ के थ्रेड है, उनको बीच में से नॉट से बांध दिया अपन ने, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी इट इज जस्ट लाइक द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो एक सिंगल थ्रेड होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। थोड़ा टर्म को ध्यान रखना, नेट को बोलते हैं क्रोमेटीन, सिंगल पार्ट को बोलते हैं क्रोमेटिड और इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और यहाँ पर छोटी छोटी डॉट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम जीन। और ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब मेरी बात सुनना, ये जीन जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं तो ये पेरेंटल जनरेशन के फीचर्स को न्यू जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेरेडिटिकल यूनिट्स भी बोला जाता है। और हेरेडिटिकल यूनिट्स समझ में आ गया आपको? जब भी अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन वगैरह तो समझ में आएगा। मतलब पेरेंट्स से जो फीचर्स ऑफ स्प्रिंग में आते हैं तो वो जीन या डीएनए की वजह से आते हैं। वो जीन पर अवेलेबल होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं। जीन के अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन छिपी होती है कि नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसा बनना है। ये सारी बात क्या कहलाती है, दैट इज जेनेटिक्स में स्टडी की जाता है बेटा इसका। अब एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे की बात सुनना। क्रोमोसोम्स बता रहा हूँ, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दे कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड। ये स्ट्रक्चर आपको कब दिखेगी, जब सेल डिवीजन होना होता है, वरना ये आपस में एक नेट बनाती है बेटा, उसको क्रोमेटीन बोलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया number of chromosomes in the human being, that is 23 pair. Please remember, number of chromosomes in human being is 23 pair or 46. क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स फ्रॉम ऑन देम, और मैंने आपको बताया इनके ऊपर यहाँ पर जीन्स अवेलेबल होते हैं। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दे कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फॉर पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो यही पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और आगे सुनिए आप नेक्स्ट वन, certain characteristic which we acquire from our parents are carried by these genes। जो भी अपने को पेरेंटल और ग्रैंड पेरेंटल जनरेशन से फीचर्स मिलते हैं वो इन जीन्स की हेल्प से ही ट्रांसफर होते हैं। अगर फिजिकल और जेनेटिक मेकअप है रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज जीन्स, मतलब अपना जो भी फिजिकल फीचर्स बनता है वो अपना पेरेंटल और ग्रैंड पेरेंटल और उसके ऊपर वाले जो जनरेशन्स होते हैं उनका रिजल्ट होता है। जीन्स कंटेन मैसेज इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में मतलब वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है। और ये बात रहेगी आपकी। और लास्ट बात बता रहा हूँ बेटा इसका, दैट इज द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट नंबर, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस ब्रिंग अबाउट सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब इसमें जो जनरेशन जो हेरिडिटिकल मैटर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और इट एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम जीन्स का होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।